Very good evening to all of you. This is Nikita here from LearnX Nursing. आप सभी का LearnX Nursing में स्वागत है. DSSB एज यू ऑल नो की अपकमिंग एग्जाम है. ऑलरेडी हमने 2 पार्ट्स कंप्लीट किए हैं. ठीक है, उन 2 पार्ट में हमने 65 क्वेश्चंस कवर किए हैं जो कि नर्सिंग के क्वेश्चंस थे. ठीक है, एंड ये कौन से डेट का एग्जाम था? 29 अगस्त 2019 के शिफ्ट 1 का. उसी का जो पार्ट 3 है जिसमें आज हम रिमेनिंग 35 क्वेश्चंस करेंगे और ऐसे हमारा शिफ्ट 1 का पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा, टोटल 100 क्वेश्चंस का. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखिए. आउट ऑफ द फॉलोइंग डिजीज विच इज नॉट अ कॉन्टैक्ट डिजीज. आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से ऐसा कौन सा डिजीज है जो कॉन्टैक्ट डिजीज में नहीं आता. कॉन्टैक्ट डिजीज मीन्स व्हाट? द डिजीज विच आर स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट. ठीक है, कॉन्टैक्ट करने से, हैंड शेक करने से, कॉन्टैक्ट आने से, ठीक है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट आने से जो डिजीज कंडीशंस होते हैं, ऐसा कौन सा कंडीशन इन 4 ऑप्शंस में से नहीं है. लेट्स सी कौन से ऑप्शंस दिए गए हैं. रिंगवर्म, यॉज, लेप्रेसी एंड हाइपरटेंशन. इसमें से ये जो हाइपरटेंशन है, यू ऑल नो दिस हाइपरटेंशन जो है ये कॉन्टैक्ट डिजीज से नहीं होता, ये वेजो कंस्ट्रिक्शन से होता है. ठीक है, ब्लड वेसल्स जब वेजो कंस्ट्रिक्ट होती है, जब ब्लड वेसल्स में प्रेशर बढ़ जाता है किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, उस समय ये हाइपरटेंशन की कंडीशन होती है. सो हियर योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज हाइपरटेंशन. आउट ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हाइपरटेंशन ही एक ऐसी कंडीशन है जो कॉन्टैक्ट डिजीज नहीं है. ठीक है, देन रिंगवर्म, यॉज एंड लेप्रोसी, दिस ऑल आर कॉन्टैक्ट डिजीजेस. ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड. आपसे पूछा है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है या फिर स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन को क्या कहते हैं. यस, मेनोरेजिया, मेनार्क, ओलिगोमेनोरिया या फिर मेनोपॉज. सी, अगर हम बात करते हैं मेनोपॉज की, व्हाट इज मेनोपॉज? इट इज परमानेंट सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन. ठीक है, परमानेंटली सेसेशन इन द सेंस स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, परमानेंटली मेंस्ट्रुएशंस का बंद होना. ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं बनेगा. ओलिगोमेनोरिया, ओलिगो वर्ड हम कहाँ कम करते हैं? लेस के लिए वर्ड करते, लेस चीज को डिफाइन करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए ओलिगो टर्म का यूज किया जाता है. ठीक है, तो ओलिगोमेनोरिया में क्या होगा? जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो लॉन्ग साइकिल बन जाएगी. जो साइकिल 28 डेज पे रिपीट होनी चाहिए वो 35 डेज पे रिपीट होगी. ठीक है, जब आप बताइए साइकिल्स की जब लेंथ बढ़ जाएगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम. सो यहाँ पे क्या होता है? लॉन्ग साइकिल्स एंड डिक्रीज फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो ये भी हमारे स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन को इंडिकेट नहीं करता. देन आता है मेनार्क. यस, मेनार्क को कहते हैं स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन या फिर ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन. आवर करेक्ट आंसर विल बी मेनार्क. ठीक है, एक ऑप्शन और दिया है मेनोरेजिया. व्हाट इज मेनोरेजिया? इट इंडिकेट्स हेवी ब्लीडिंग. हेवी ब्लीडिंग के लिए हम टर्म यूज करते हैं, दैट इज मेनोरेजिया, बट द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड एज मेनार्क. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस और लिमिटेड नंबर ऑफ पर्पस आर नोन एज. ठीक है, एक ग्रुप मीन्स 5 to 6 ऑफ पीपल का एक ग्रुप जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है किसी एक मेन पर्पस के लिए. ठीक है, और अ लिमिटेड नंबर ऑफ पर्पसेस के लिए, एक पर्पस के लिए या फिर एक से ज्यादा पर्पसेस के लिए. तो ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को हम क्या कहेंगे? एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, कम्युनिटी या फिर सोसाइटी. सी, अगर हम बात करते हैं सोसाइटी की, सोसाइटी और कम्युनिटी क्या है? दोनों ही ग्रुप ऑफ पीपल है. बट सोसाइटी क्या इंडिकेट करती है? अ ग्रुप, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक है, सोसाइटी इज स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल एंड कम्युनिटी इज लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल. बट यहां कोई पर्पस नहीं होता.
ठीक है, कम्युनिटी का मतलब सीधा कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव समथिंग इन कॉमन। कम्युनिटी मतलब एक ही कास्ट के सब लोग रहते हैं, एक ही जेंडर के सब लोग रहते हैं, एक कम्युनिटी, ठीक है, जो कि लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल की होती है। सोसाइटी इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, एग्जाम्पल दे सकते हैं सोशल ग्रुप का, ठीक है। देन इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन हम कह सकते हैं लाइक अ लार्ज important organization that has a particular purpose such as bank and university, ठीक है। इंस्टीट्यूशन में क्या आता है, कोई बैंक हो गया, कोई यूनिवर्सिटी हो गया। देन एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज्ड हु वर्क टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, ठीक है। एग्जाम्पल दे सकते हैं हमारे नर्सिंग कॉलेजेस का, जिन नर्सिंग जो भी प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस होते हैं, देर आर मेनी प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस जिनका खुद का ओन हॉस्पिटल नहीं होता, ठीक है, तो वो दूसरे हॉस्पिटल में एसोसिएशन कराते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जो है वो ट्रेनिंग के लिए आपके पास आएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। क्या पर्पस है नर्सिंग कॉलेज का, कि जो नर्सिंग स्टूडेंट्स है उनको अच्छे से नर्सिंग की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एसोसिएशन, ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज किए जाएंगे फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस और लिमिटेड नंबर ऑफ पर्पस विच इज कॉल्ड एज एसोसिएशन। इंस्टीट्यूशन मतलब क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज है, जो मेंबर्स है, वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए काम कर रहे हैं। बट एसोसिएशन में क्या होगा, दो अलग अलग इंस्टीट्यूशन या दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लोग आपस में मीन्स मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे और एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए काम करेंगे कि हाँ हमारे अपकमिंग फ्यूचर में ये इतने नर्सेस या फिर इतनी नर्सिंग स्टूडेंट्स जो है वो ट्रेन होनी चाहिए आपके हॉस्पिटल के थ्रू, ठीक है। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्निक्स एंसेफेलोपैथी इन एल्कोहलिक्स इज कॉज्ड ड्यू टू। सबको पता है कि वर्निक्स एंसेफेलोपैथी जो है वो अल्कोहल वाले जो भी अल्कोहलिज्म होते हैं, अल्कोहलिक्स होते हैं पेशेंट्स, उनमें होता है, ठीक है। अब इसका रीजन क्या होता है, थायमिन डेफिशिएंसी, फ्लोरिड एक्सिस, आयोडीन डेफिशिएंसी या फिर विटामिन डी डेफिशिएंसी। सी वन मोर थिंग, वर्निक एनसेफेलोपैथी मीन्स व्हाट, जो वर्निक्स एरिया होता है हमारे ब्रेन में वहां की एनसेफेलोपैथी होना, ठीक है। देन विटामिन डी डेफिशिएंसी क्या कॉज करता है, रिकेट्स। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो रिकेट्स होगा। आयोडीन डेफिशिएंसी है तो क्या होता है, गोइटर, दैट इज हाइपोथायरॉयडिज्म। फ्लोरीड का लेवल एक्सेस कब होता है, डेंटल फ्लोरोसिस बोल सकते हो, स्केलेटल फ्लोरोसिस बोल सकते हैं, दैट इज सिंपल अगर कहें तो ऑस्टियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। और थायमिन डेफिशिएंसी क्या कॉज कराता है, वर्निक्स एंसेफेलोपैथी। जब थायमिन की डेफिशिएंसी होती है तो वर्निक्स एंसेफेलोपैथी अल्कोहलिक वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ये होता है, ठीक है। तो वर्निक एंसेफेलोपैथी इन अल्कोहलिक पेशेंट इज कॉज ड्यू टू थायमिन डेफिशिएंसी, ओके। फ्लोरिड एक्सेस से क्या होगा, ऑस्टियोस्क्लेरोसिस। आयोडीन डेफिशिएंसी से होगा गोइटर, दैट इज हाइपोथायरॉयडिज्म। एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी से होगा रिकेट्स। क्लियर एवरीवन, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोनेट इज अ चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ, वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको नियोनेट का एज ग्रुप पूछा गया है, ठीक है। 0 to 4 वीक्स, 5 to 8 वीक्स, 13 to 16 वीक्स और 9 to 12 वीक्स। सी अगर हम नियोनेट की बात करते हैं, एक नियोनेट है, ठीक है, एक होता है 0 to 7 डेज का जिसे हम कहते हैं अर्ली नियोनेट, और एक होता है 7 to 28 डेज का जिसे हम कहते हैं लेट नियोनेट। अर्ली नियोनेट और लेट नियोनेट पे भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताइए नियोनेट का चाइल्ड जो है वो बिटवीन द एज ग्रुप कितना आएगा, इट इज 0 to 4 वीक्स, दैट इज 0 to 28 डेज, क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ नियोनेट पूछा है। अगर अर्ली नियोनेट पूछा जाता तो आंसर होता 0 to 7 डेज, और अगर लेट नियोनेट पूछा जाता तो आंसर होता 7 to 28 डेज, ठीक है। रेस्ट ऑप्शंस जो है वो मैच नहीं करते, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये नॉट जो है ना इसको ध्यान रखना है, अ टाइप ऑफ इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है। इन सभी ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा
ऑप्शन है जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस में नहीं आता, ठीक है। एग्जाम्पल है लिपेज लूप, मल्टी लोड, कॉपर टी या फिर केमिकल फोम टैबलेट्स। सी इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस यानी क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस दैट आर इंसर्टेड इनटू यूट्रस टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस क्यों यूज करते हैं, एज अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। अब अगर हम बात करेंगे इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस की या फिर कॉन्ट्रासेप्शन की, तो देखिए एक होता है मेडिकेटेड कॉपर कंटेनिंग, इसमें आता है कॉपर टी 380 और आता है कॉपर टी 200, ठीक है। एक होता है मल्टी लोड, जस्ट अ मिनट, ओके, एक आता है मल्टी लोड 375 और एक आता है मल्टी लोड 250, ठीक है। देन एक होता है नॉन मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड में आता है लिपेज लूप और एक लास्ट होता है हार्मोनल, ठीक है। इसमें क्या आएगा, लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल, ठीक है। अब हमने यहाँ पे बात की है सिर्फ इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है। ये जो तीनों भी मैंने आपको बताया है ये सब किसके टाइप है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस। अब देखो हमको ऐसा ढूंढना है जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस में नहीं आता है, ठीक है। लिपेज लूप किस में आता है, नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइस, तो ये आंसर तो नहीं बनेगा। मल्टी लोड किस में आता है, मेडिकेटेड कॉपर कंटेनिंग आईयूडी, ठीक है, इट इज इंट्रायूटेराइन डिवाइस ओनली, तो ये भी नहीं होगा। एंड हमने देखा कि मेडिकेटेड कॉपर कंटेनिंग में कॉपर टी भी आता है, ठीक है। सो हियर योर आंसर विल बी केमिकल फोम टैबलेट्स। अभी केमिकल फोम टैबलेट्स कौन सा मेथड होता है, केमिकल फोम टैबलेट्स आर फोम टैबलेट्स विच कंटेन स्पर्मिसाइडल एजेंट्स एंड इंसर्टेड डीप इनटू वजाइना, ठीक है। सो केमिकल फोम टैबलेट्स जो होते हैं वो इंसर्ट किए जाते हैं डायरेक्टली इनटू द वजाइना, ठीक है। और उसका क्या एक्शन होता है, स्पर्मिसाइडल का एक्शन, ठीक है। तो वो स्पर्मिसाइडल एजेंट्स को जो है अंदर आने नहीं देता, ठीक है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एज यू ऑल नो कि नॉसेट 7 आने वाला है, ठीक है। आरआरबी का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, ओके, एंड जिपमर आने वाला है और डीएमआर भी अपकमिंग चांसेस है कि आएंगे। सो ये सारे ही कोर्सेज जो है वो आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, दैट इज लर्न नेक्स्ट नर्सिंग, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड होगी, ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट्स देंगे, डेली लाइव टेस्ट होगा और आपका लाइव रैंक बताया जाएगा, एप्टीट्यूड और मैथ्स के भी क्लासेस मिलेंगे, एंड जो क्लासेस है वो आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, ठीक है। सो इट इज अ बेनिफिट फॉर दोज हु आर वर्किंग इन हॉस्पिटल्स और इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 10th of जुलाई से, जिसकी वैलिडिटी है कंप्लीट 1 ईयर, ठीक है। 1 ईयर तक के जो है आप इस कोर्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर, ओके। So guys, hurry up for this opportunity because everything you all are getting in only one platform, and the most important thing, you are getting live plus recorded classes as well as validity for 1 year. Okay, next question. ठीक है. The marriage of two persons on the understanding that as long as there are no children, ठीक है, एक मैरिज है दो पर्सन के बीच में और उनकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एज लॉन्ग एज देर आर नो चिल्ड्रन, जब तक उनके पास बेबीज नहीं होते, ठीक है, या फिर जब तक वो बेबीज प्लान नहीं करते, द मैरिज मे बी डिसॉल्व बाय द म्यूचुअल कंसेंट इज कॉल्ड, ठीक है। सिंपल से आपको ये पूछा गया है टाइप ऑफ मैरिज। फर्स्ट थिंग, एक ऐसा मैरिज जिसमें दो पर्सन्स की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि जब तक हमारे बेबी नहीं होते, जब तक बेबी नहीं होते तब तक वो मैरिज कपल जो है वो डिवोर्स ले सकता है, सेपरेट हो सकते हैं बाय म्यूचुअल कंसेंट, मीन्स बाय देयर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दैट दे वांट टू सेपरेट। तो ऐसी मैरिज को हम क्या कहते हैं, ठीक है। कंपैशनेट मैरिज, एक्सोगेमी, एक्सपेरिमेंटल मैरिज और मोनोगेमी,
ठीक है। सो ऐसी मैरिज को हम कहते हैं कंपैशनेट मैरिज। कंपैशनेट मैरिज में क्या होता है, जब तक बेबी नहीं होते हैं तब तक वो कपल्स अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे सेपरेट आउट हो सकते हैं, ठीक है। मोनोगैमी का मतलब क्या होता है? यस, व्हाट इज मोनोगैमी? मोनोगैमी मीन्स अ मैरिज और अ रिलेशनशिप विथ एनी वन पार्टनर एट अ टाइम। मोनोगैमी मीन्स एक ही पार्टनर के साथ जो है मैरिज करके रखा है एंड वन पार्टनर एट अ टाइम, ठीक है। देन व्हाट अबाउट एक्सपेरिमेंटल मैरिज? एक्सपेरिमेंटल मैरिज में क्या होता है? इन दिस फॉर्म ऑफ मैरिज अ मैन एंड अ वुमन मे बी अलाउड to lead marital life temporary in order to find out if they can settle down permanently or not. इन सिंपल वर्ड्स हम बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, ठीक है, साथ में रहेंगे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। देन अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं, मीन्स एग्जाम्पल गर्ल का ले लो, इफ शी इज फीलिंग दैट शी कैन मैनेज विद दिस बॉय टिल लास्ट, देन शी विल बी लाइक कि हाँ मुझे इसके साथ शादी करनी है। लाइक डेट जो बॉय रहेगा उसका भी रहेगा, सो उनका एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगा। दे विल एक्सपेरिमेंट कि हम इस इंसान के साथ रह सकते हैं कि नहीं, हमारी शादी आगे तक टिकेगी नहीं, टिकेगी या नहीं। दिस काइंड ऑफ मैरिज इज कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंटल मैरिज। थ्रू द एक्सपेरिमेंट्स दे विल डिसाइड whether to go for it or not, ठीक है। then what about exogamy? yes, what about exogamy? exo means a type of marriage that require people to get married outside the nuclear family, ठीक है। कुछ मैरिजेस जैसे कंसिक्वेंस मैरिज कहते हैं, मतलब एक ही फैमिली में मैरिज कर लेना, मामा के लड़के से, बुआ के लड़के से। एक्सोगेमी में ऐसा होता है कि अपने फैमिली को छोड़ के अदर फैमिली के पर्सन से शादी करना, ठीक है। बट ये ध्यान रखिए कि कंपैशनेट मैरिज क्या होती है? द मैरिज ऑफ टू पर्सन्स ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट एज लॉन्ग एज देयर आर नो चिल्ड्रन द मैरिज मे बी डिसॉल्व बाय म्यूचुअल कंसेंट। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ ओरल कैंसर इज अनहेल्दी फूड हैबिट्स, tobacco usage, skipping meals, or respiratory tract infection? Yes, the correct answer is tobacco usage. Tobacco usage is the most important cause of oral cancer, and this question has been asked to many of the competitive exams. Okay, अनहेल्दी फूड हैबिट से, मिल स्किप करने से, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से ओरल कैंसर नहीं होता। कंटिन्यूअसली टोबैको यूसेज या फिर टोबैको चिविंग से ओरल कैंसर जो है वो होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। व्हेन एन एपिडेमिक appears simultaneously or successively in more than one country is called, ठीक है। एपिडेमिक मीन्स व्हाट? सडन आउटब्रेक ऑफ डिजीज, ठीक है। एक सडनली एक कंडीशन, एक डिजीज कंडीशन आ गई, ठीक है, सडन आउटब्रेक ऑफ डिजीज कंडीशन हो गया और वो लगातार जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में फैलते जा रही है, ठीक है। ऐसे कंडीशन को हम क्या कहेंगे? फैलते जा रही है इन द सेंस पहले इंडिया में हुई, इंडिया से चाइना में हुआ, ठीक है, चाइना से जापान में हुआ, जापान से लंदन में हुआ, लाइक दैट साइमल्टेनियसली लगातार वो एक कंट्री से अदर कंट्री में भी फैलते जा रही है, ठीक है। सो ऐसे चीज को हम क्या कहेंगे, ऐसे टर्म को क्या कहेंगे? पेंडेमिक, स्पोरेडिक, एनजूटिक या फिर एपिजूटिक। सी, एपिजूटिक मीन्स क्या होता है? सडन आउटब्रेक ऑफ डिजीज, सडन आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन एनिमल पॉपुलेशन, ठीक है। एनजूटिक मीन्स क्या होता है? कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन एनिमल पॉपुलेशन बट यूजुअली ओनली अफेक्ट्स अ स्मॉल नंबर ऑफ एनिमल्स, ठीक है। अगेन एनजूटिक जो है वो भी एनिमल में होता है बट एक टाइम पे वो कुछ ही पर्टिकुलर एनिमल्स को जो है अफेक्ट करेगी, एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को नहीं, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स को ये एनजूटिक जो है वो अफेक्ट करती है। व्हाट इज स्पोरेडिक? ऑकरिंग ओकेशनली, ठीक है। अभी स्पोरेडिक में हम अभी का करंट सिनारियो दे सकते हैं, जैसे चिकनगुनिया और फ्लू इस टाइम पे बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है। सो स्पोरेडिकली, ऑकरिंग ओकेशनली। डेंगू, डेंगू भी सीजन के साथ आता है, ठीक है। देन पैंडेमिक, पैंडेमिक का बेस्ट एग्जांपल है हमारा कोविड। सबसे पहले चाइना में आया, ठीक है, चाइना से इंडिया में आया और ऐसे करते करते बाकी सभी कंडीशंस में ये फैलता गया। सो व्हेन एन एपिडेमिक सडन आउटब्रेक ऑफ डिजीज अपीयर साइमल्टेनियसली or successively in more than one country is called as pandemic, ठीक है। so correct answer will be pandemic. okay, next question. which of the following is a suitable area of study in the scope of sociology?
ठीक है। अगर आपको मीन्स दे आर आस्किंग सुटेबल एरिया ऑफ स्टडी इन द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, अगर आप सोशियोलॉजी के रिलेटेड या स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के ऊपर स्टडी करना चाहते हैं तो व्हाट विल बी द सुटेबल एरिया। सी व्हाट इज सोशियोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है। देन फोकस ऑन सोसाइटी, सोशल बिहेवियर, सोशल रिलेशनशिप, ठीक है। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के लिए अगर स्टडी करना है तो सुटेबल एरिया क्या होगा, ठीक है। एग्जाम्पल इज बिजनेस, एजुकेशन, कम्युनिटी और ट्रेड। यस, द करेक्ट आंसर विल बी कम्युनिटी, क्योंकि कम्युनिटी किससे बनती है, सोसाइटी से। सोसाइटी क्या होता है, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। कम्युनिटी क्या होता है, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। वही स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जब एक बड़ा ग्रुप बनाते हैं तो उसी को हम कहते हैं कम्युनिटी। सो अगर हमको स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के लिए स्टडी करना है, सुटेबल एरिया ढूंढना है, द बेस्ट विल बी कम्युनिटी, ठीक है। नो एनी बिजनेस, नो एजुकेशन, नो ट्रेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। द स्लोगन फॉर वर्ल्ड हेल्थ डे इन द ईयर 2012 वॉज, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ डे जो कि हम 7 अप्रैल को बनाते हैं, और WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो हर साल अपना एक स्लोगन या फिर एक थीम देता है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ डे कब करते हैं, 7 अप्रैल, ओके। और WHO क्या करता है, हर साल एक नई थीम देता है, ठीक है। मेक हॉस्पिटल सेफ इन इमरजेंसी 2012 का थीम पूछे। एजिंग एंड हेल्थ, गुड हेल्थ एड लाइफ टू ईयर। Antimicrobial resistance, no action today, no cure tomorrow. Urbanization and health, 1000 cities, 1000 life. See, जो मेक हॉस्पिटल सेफ इन इमरजेंसीज, ये 2009 का थीम है, ठीक है, ईयर 2009 का। एजिंग एंड हेल्थ, गुड हेल्थ एड्स लाइफ टू ईयर्स, ये आपका करेक्ट आंसर है बिकॉज इट इज अ थीम ऑफ 2012। ठीक है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, नो एक्शन टुडे, नो क्योर टुमारो, ये थीम है 2011 का, ठीक है। एंड अर्बनाइजेशन एंड हेल्थ, 1000 सिटीज 1000 लाइफ, ये है ईयर 2010 का थीम, ठीक है। सो देखो क्या किया है, आपको क्वेश्चन कैसे पूछा एग्जामिनर ने, 2009, 2010, 2011 एंड 2012, चारों ही ईयर के थीम आपको दे दिए हैं, और पूछा है कि 2012 का वर्ल्ड हेल्थ डे का स्लोगन या फिर थीम क्या था। सो 2012 का थीम क्या था, एजिंग एंड हेल्थ, गुड हेल्थ एंड लाइफ टू ईयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सा है, ठीक है। ऑप्शंस आर डायबिटीज, डेंगू, ब्लाइंडनेस एंड लिमिटेशन। यस, विच इज द डिजीज कंडीशन विच इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज, यस इट इज डेंगू, बिकॉज डेंगू क्या है, एक कम्युनिकेबल डिजीज आता है, ठीक है। डेंगू को और क्या कहा जाता है, ब्रेक बोन फीवर, ठीक है, इट इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। Diabetes is not communicable disease. Blindness is also a non-communicable disease and limitations are also a non-communicable disease. ठीक है? Next question. Okay. Name the study in which the observation or data are referred to for more than one point of time. क्या पूछा है, रिसर्च का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसी कौन सी स्टडी होती है जिसमें जो डाटा है, ठीक है, उसको ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत है एक बार से ज्यादा, ठीक है। एग्जांपल ले लीजिए, आप एक रिसर्चर है, ठीक है, और आपका एक वी कैन से कि टोटल 50 नंबर का आपका सैंपल है, ठीक है। तो आप जो आपका सैंपल है, जो आपकी सैंपल पॉपुलेशन है, ठीक है, जो भी आपने डाटा उस पॉपुलेशन से जो सैंपल कलेक्ट किया है उसको आप एक बार ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हो गया आपका, जो भी आपका पॉपुलेशन है, जो आपका सैंपल है, उससे आपने डाटा कलेक्ट किया। अगेन आफ्टर 15 डेज, ठीक है, और 1 मंथ, ठीक है। देन हो सकता है कि आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स एंड 1 ईयर, ठीक है। तो ऐसे कौन से स्टडीज होते हैं, ठीक है, दैट इज एक्सपेरिमेंटल स्टडी, क्लिनिकल ट्रायल, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी डिजाइन और इवेलुएटिव स्टडीज। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऐसा कौन सा स्टडी है जिसमें कि ऑब्जर्वेशन और डाटा आर रेफर्ड टू फॉर मोर देन 1 पॉइंट ऑफ टाइम, एक बार से ज्यादा उस डाटा को ऑब्जर्व किया जाता है, ऐसी कौन सी स्टडी होती है।
ऐसी कौन सी रिसर्च स्टडी होती है जिसमें जो ऑब्जर्वेशन है डाटा का, ठीक है, डाटा मीन्स व्हाट, जो हमने कलेक्ट किया है फ्रॉम द सैंपल्स, ठीक है, उस डाटा को एक बार से ज्यादा, ठीक है, एक बार से ज्यादा 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए उस डाटा को ऑब्जर्व किया जाता है कि उसमें क्या चेंजेस आए हैं, क्या उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आए हैं, ऐसी स्टडी कौन सी होती है? सो सी, ऐसी स्टडीज को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडी डिजाइंस, ठीक है, these are the longitudinal study designs, okay, and these are also called as observational studies. These are also called as observational studies, okay, ठीक है। देन ये याद रखना आप, longitudinal study designs और observational study, देखो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी डिजाइन से नाम से समझ में आ रहा है लॉन्गिट्यूडनल, काफी लंबी चलती है, ठीक है, आप इसको 1 ईयर तक के इस रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं, बार बार आप अपने जो डाटा है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है, ठीक है। देन ऑब्जर्वेशनल स्टडी से समझ में आ रहा है कि ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वेशन दैट हाउ मेनी टाइम्स यू आर ऑब्जर्विंग योर डाटा, ओके। देन अगर बात करते हैं अदर स्टडीज की, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, यस, बाय डूइंग ट्रायल्स, लाइक हम पायलट स्टडी करते हैं, शॉर्ट स्टडी करके देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, लाइक एग्जाम्पल किसी ड्रग का एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल में क्या होता है, एक पर्टिकुलर पेशेंट है आपके पास किसी डिजीज कंडीशन का, तो उसको आप न्यू ट्रीटमेंट देखेंगे, न्यू स्ट्रैटेजीज ऑफ प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर आप देखेंगे कि ऐसा करने से उसमें क्या चेंजेस आ रहा है, जिसके ऊपर आपका एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस बनता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। देन इवैल्यूएटिव स्टडीज, वॉट एवर स्टडी यू आर कंडक्टिंग, यू विल इवैल्यूएट कि हाँ ऐसा करने से क्या हमको इसका मीन्स आउटकम मिल रहा है, ठीक है, दैट इज इवैल्यूएटिव स्टडी, ओके, ठीक है। इवैल्यूएटिव स्टडी में एक और चीज आता है, जैसे कि अस्थमैटिक पेशेंट्स, और आप उनको कह रहे हैं कि स्पायरोमेट्री करने से इनका अस्थमा काफी हद तक कम हो सकता है या फिर सिवियरिटी ऑफ अस्थमा कम हो सकती है, तो उसमें आप किस चीज को इवैल्यूएट कर रहे हैं, स्पायरोमेट्री के यूज को, ठीक है, दैट इज इफेक्टिवनेस ऑफ स्पायरोमेट्री इन अस्थमैटिक पेशेंट्स, ठीक है, इस तरह से ये इवैल्यूएटिव स्टडी जो है वो होती है। बट ध्यान रखिएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी डिजाइंस या फिर ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिजाइंस जो रिसर्च के होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, एक बार से ज्यादा, ठीक है, उस डाटा को जो है ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, ओके। आई होप एवरीवन गेट क्लियर, समझ में आया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पैथोलॉजिकल वेस्ट, ठीक है, ऐसे कौन से चीजें हैं इन चारों ऑप्शंस में जो पैथोलॉजिकल वेस्ट नहीं होते। फर्स्ट थिंग, पैथोलॉजिकल वेस्ट मतलब क्या होता है, एनी टाइप ऑफ वेस्ट मटेरियल, एनी टाइप ऑफ वेस्ट मटेरियल derived from human body or animal body, इसे हम कहते हैं पैथोलॉजिकल वेस्ट। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, ह्यूमन ऑर्गन, ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स, ह्यूमन टिश्यूज, सॉइल, सर्जिकल ड्रेसिंग। इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है या फिर ऐसा कौन सा वेस्ट है जो पैथोलॉजिकल वेस्ट में नहीं आता। पैथोलॉजिकल वेस्ट क्या होते हैं, एनी टाइप ऑफ वेस्ट मटेरियल डिराइव फ्रॉम ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी। तो यस, ह्यूमन ऑर्गन तो डिराइव होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन। ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स, ये भी बॉडी फ्लूइड से आते, मीन्स ह्यूमन बॉडी से ही है। ह्यूमन टिश्यूज भी आते, बट सॉइल, सर्जिकल ड्रेसिंग ये कोई भी ह्यूमन या फिर एनिमल बॉडी का पार्ट नहीं होता। So here the correct answer will be soil surgical dressing. Clear? Okay. Next question. ठीक है. A mild grade of mental deficiency is confirmed when the child has an intelligence quotient, that is IQ, that varies between. ये आपको पूछा गया है mild grade of mental retardation का question. Mental retardation जो हमने psychiatric में पढ़ा है, ठीक है, उसके mild grade, उसके और भी grade होते हैं, borderline, mild, moderate, severe, profound. आपको पूछा गया कि माइल्ड ग्रेड में जो IQ लेवल है वो कितना होता है, उसका क्या रेंज होता है, ठीक है। 30 and 40 and the mental age is 8 to 11 year. 40 and 50 the mental age is 8 to 11 years. 20 and 30 the mental age is 8 to 11 years and 50 and 70 the mental age is 8 to 11 years. एज आपको सेम दी है 8 to 11 year the mental age of the patient, ठीक है, बट आपको पूछा है कि माइल्ड ग्रेड ऑफ मेंटल रिटार्डेशन में उसका IQ कितना होगा, ठीक है। फर्स्ट राइट इट डाउन,
देखो नॉर्मल कितना होता है, इट इज 90 to 100, ठीक है। बॉर्डर लाइन कितना होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट IQ, ओके। बॉर्डर लाइन कितना होता है, इट इज 70 to 80, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए माइल्ड MR में कितना होता है, इट इज 55 to 70। मॉडरेट में कितना होता है, इट इज 40 to 55। सीवियर में कितना होता है, इट इज 25 to 40। एंड प्रोफाउंड यानी कि बहुत ही लोवेस्ट अगर हम कहेंगे, दैट इज बिलो 25, ठीक है। अब आप देखिए माइल्ड का रेंज कितना है, 55 to 70। अब देखते हैं ऑप्शन में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 50 and 70, ठीक है। बिटवीन द 55 and 70 जो वो नॉर्मल होता है, आपको थोड़ा सा नियर बाय आंसर दिया गया है, दैट इज 50 and 70 द मेंटल एज इज 8 to 11 ईयर। सो अ माइल्ड ग्रेड ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी इज कंफर्म्ड, ये आपका करेक्ट आंसर है, ओके, ऑप्शन नंबर डी। A mild grade of mental deficiency is confirmed when the child has an intelligence quotient IQ that varies between 50 and 70, ठीक है। नॉर्मल कितना होता है, 90 to 100, बॉर्डर लाइन इज 70 to 80, माइल्ड इज 55 to 70, मॉडरेट इज 40 to 55, सीवियर इज 25 to 40 एंड profound is below 25, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 95% of fetal presentations are, 95% ऑफ फीटल प्रेजेंटेशंस कैसे होती है, ठीक है। फीटल प्रेजेंटेशंस मतलब क्या, बच्चे का जो सबसे फर्स्ट पार्ट होगा जो डिलीवर होगा, या फिर द फर्स्ट पार्ट, या फिर द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ फीटस, ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ब्रीच, शोल्डर, सिफेलिक और लेग, यस इट इज सिफेलिक और वर्टेक्स, ठीक है, जिसमें जो हेड होता है वो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। सो 95% जो है हमको फीटल प्रेजेंटेशन कैसा मिलेगा, सिफेलिक और वर्टेक्स, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काई स्क्वायर टेस्ट इज, ठीक है, आपसे पूछा है कि जो काई स्क्वायर टेस्ट होता है वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, फ्रीक्वेंसी टेस्ट है, या फिर पैरामेट्रिक टेस्ट है, ठीक है। सी, जो काई स्क्वायर होता है, ठीक है, द काई स्क्वायर इज अ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। काई स्क्वायर, इसका सिग्नेचर लिख लीजिए लाइक दैट, ठीक है। ठीक है, काई स्क्वायर क्या होता है, इट इज अ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव होता है, नॉन पैरामेट्रिक होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, या फिर पैरामेट्रिक होता है, ठीक है। सी, ये जो हमारा काई स्क्वायर टेस्ट है, इट इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब देखो पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक क्या होता है, इट्स नॉट डिस्क्रिप्टिव, नॉट फ्रीक्वेंसी, नॉट पैरामेट्रिक, इट इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता क्या है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आर नॉट बेस्ड ऑन assumptions, that is the data can be calculated from a sample that does not follow a specific distribution। देखो इसको समझने के लिए ना, इसका आप ये लिखते हैं फॉर्मूला, सम ऑफ observed ठीक है, मैं यहां लिखती हूं, इट इज सम ऑफ observed minus just a minute, ठीक है। द काई स्क्वायर टेस्ट इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ओके, योर करेक्ट आंसर इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। What about non-parametric test?
नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में ना 4 कंडीशंस आती है, ठीक है। एक होता है पैरामेट्रिक टेस्ट, जस्ट अ मिनट, आई हैव सम प्रॉब्लम विथ माय पेन एक्चुअली। ओके, आई हैव सम प्रॉब्लम विद माई पेन, ओके, बट आई विल एक्सप्लेन यू। द काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है? इट इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ओके, इट इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ओके, द काई स्क्वायर टेस्ट इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं? दीज आर द मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है। जो हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का चैप्टर होता है हमारे रिसर्च में, ये वो मेथड्स है, ठीक है, methods of statistical analysis that do not require a distribution to meet the required assumptions to be analyzed। ठीक है, देखो जब रिसर्चर रिसर्च करता है, ठीक है, कोई स्टडी कंडक्ट करता है, तो कुछ assumptions बनाता है कि हाँ ये स्टडी में हमको ऐसे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो एक होता है ऑब्जर्व्ड, ठीक है, मतलब जो एग्जैक्टली उस रिसर्च को करने से हमको मिलता है रिजल्ट। एक होता है एक्सपेक्टेड, ठीक है, एक्सपेक्टेड मीन्स जो हमने अज्यूम किया होता है कि नहीं हमको ये रिसर्च करने से, ये स्टडी करने से ऐसा आउटकम मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दिस काई स्क्वायर टेस्ट का, इट इज ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड, ठीक है, एंड इसका स्क्वायर, ऑब्जर्व माइनस एक्सट्रीमली सॉरी फॉर माई पेन एक्चुअली, ठीक है, कुछ नेटवर्क इश्यू की वजह से हो गया ये। सी द काई स्क्वायर टेस्ट इज अ नॉन पैरामेट्रिक टाइप ऑफ टेस्ट। अब ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है? इट इज अ मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है। जो पैरामेट्रिक टेस्ट, सॉरी, मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में दो टेस्ट आते हैं, एक होता है पैरामेट्रिक और एक होता है नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या होता है? पैरामेट्रिक टेस्ट आर द टेस्ट विच आर बेस्ड ऑन अजम्पशंस about distribution of population from which the sample was taken। जो आप अज्यूम करेंगे वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। एक होता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या होता है? These are the methods of statistical analysis that do not require any assumptions or distributions, ठीक है, without any distribution, like it is a distribution free test। so, okay, कैसे डिनोट होता है ये? that is x squared, okay। दिस इज एक्स स्क्वायर ऑफ सिग्मा, ठीक है, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड, ठीक है। सिंपल याद रखिए, काई स्क्वायर टेस्ट इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। सॉरी फॉर दिस स्लाइट इन बिटवीन जो आपको प्रॉब्लम हुई, ठीक है, माइट बी नेटवर्क इशू के वजह से पेन वर्क करना बंद कर दिया, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोटोजोआ कॉजिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर। ऐसा कौन सा प्रोटोजोआ है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज करता है? ठीक है, ऑप्शंस है आपके पास में, हर्ब सिंप्लेक्स वायरस, ट्रिकोमिनास, गोनोकोकस या फिर क्लैमिडिया। सी, हर्ब सिंप्लेक्स क्या है? वायरस है। ट्रिकोमोनास क्या है? इट इज एन बैक्टीरिया। गोनोकोकस क्या है? अगेन इट इज एन बैक्टीरिया, ओके। बट सॉरी, क्लैमिडिया क्या है? इट इज बैक्टीरिया।
बट ट्रिकोमोनास क्या है? इट इज एन प्रोटोजोआ. सो योर करेक्ट आंसर विल बी ट्रिकोमोनास. सी द प्रोटोजोआ कॉजिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज अगर आपको पूछा तो योर करेक्ट आंसर विल बी ट्राइकोमोनास. ठीक है, बिकॉज हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस, गोनोकोकस एंड क्लेमिडिया, these all are bacterial and viral causes of sexually transmitted disease. चारों ही ऑप्शंस जो है वो एसटीडीज कराते हैं. ठीक है, हब सिम्प्लेक्स वायरस, ट्राइकोमोनास, गोनोकोकस एंड क्लेमिडिया. गोनोकोकस एंड क्लेमिडिया क्या है? बैक्टीरियल कॉज ऑफ एसटीडीज. हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस क्या है? एक वायरल कॉज ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. और ट्रिकोमोनास क्या है? एक प्रोटोजोअल कॉज ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. The structure that stores the genetic information. ठीक है, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है? टीआरएनए, ठीक है, या फिर आरएनए, डीएनए या फिर एमआरएनए. सी टीआरएनए क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस. What does tRNA does? It does protein synthesis. RNA क्या करता है? Create protein. Okay. What does DNA do? It stores the genetic information. ठीक है, so DNA एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है. The correct answer will be DNA because DNA is a structure that stores the genetic information. mRNA क्या करता है? मैसेंजर की तरह काम करता है. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. The two frequently used significance level are referred to as. ठीक है, ऐसे कौन से दो लेवल है? ठीक है, टू फ्रीक्वेंटली यूज सिग्निफिकेंस लेवल. ओके, ये सिग्निफिकेंस लेवल कहाँ यूज होते हैं? इन हाइपोथेसिस. फर्स्ट थिंग, दिस सिग्निफिकेंस लेवल सिग्निफिकेंस लेवल कौन यूज करता है? हाइपोथेसिस. It is hypothesis. Okay. Okay, the two frequently used significance level are referred to as hypothesis. ठीक है, तो ऐसे कौन से दो पॉइंट है जो कि यूज होते हैं एज अ सिग्निफिकेंस लेवल इन हाइपोथेसिस? दे आर अल्फा. ओके, no gamma, no beta, no delta. The two frequently used significance level used in hypothesis are referred to as 2 alpha subunits. Okay. Next question. HIV is not transmitted by. HIV कौन सी कंडीशन से ट्रांसमिटेड नहीं होता है? इंटरकोर्स से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, शेकिंग हैंड से या फिर शेयरिंग ड्रग नीडल से. यस, इट इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय शेकिंग हैंड. Okay, HIV never transmitted by shaking hands. It always transmitted by blood and blood components, that is intercourse. ठीक है, सेक्सुअली इंटरकोर्स से हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एंड शेयरिंग ड्रग नीडल्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग डिलीवरी प्लेसेंटल एक्सपल्शन कम्स अंडर. प्लेसेंटा डिलीवरी या फिर प्लेसेंटा का जो एक्सपल्शन होता है, प्लेसेंटा को जब बाहर निकाला जाता है, वो कौन से स्टेज में आता है? स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 1 या फिर स्टेज 2? Yes, placental expulsion always comes in stage number 3. ठीक है, next question. The presence of endometrial tissue outside the normal uterine cavity is called as. ठीक है, देखो
ये ऐसा यूट्रस हो गया, यहाँ पे यूट्राइन कैविटी होगी, इसके बाहर अगर यूट्राइन का एंडोमेट्रियम का ग्रोथ होता है तो इसे क्या कहा जाता है, इट इज एंडोमेट्रियोसिस. It is endometriosis. Okay, the presence of endometrial tissue outside the normal uterine cavity is called as endometriosis. Okay, next question. Which of the following is a hormonal contraceptive? ठीक है, कौन सा ऐसे सॉरी इन सभी ऑप्शन में से, कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन में से हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कौन से आते हैं? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, वेसेक्टमी, कॉन्डम्स और सर्वाइकल कैप्स. यस, दीज आर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स बिकॉज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो आते हैं. ठीक है, सो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कौन से हो जाएंगे आपके? दैट इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जिसमें ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन आता है, ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्ट्रीन पिल. नो वेसेक्टोमी बिकॉज वेसेक्टोमी इज अ परमानेंट मेथड. नो कॉन्डम्स, ठीक है, एंड नो सर्वाइकल कैप्स, नो वेसेक्टोमी. So which of the following is a hormonal contraceptive? These are oral contraceptives जिसमें हम लोग estrogen plus progesterone के combined pills देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द मिनरल कंटेंट इन द बोन कैन बी कैलकुलेटेड बाय. आपको मिनरल कंटेंट जो है बोन का वो कैलकुलेट करना है, तो वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्सरे करके, ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टियोमेट्री करके, दैट इज जिसको हम कहते हैं डेक्सा स्कैन करके, या फिर अल्ट्रासाउंड से, या फिर स्पेक्ट्रोमीटर से. ठीक है, सी अल्ट्रासाउंड से आपको पता है कि आपको मिनरल कंटेंट नहीं पता चलेगा. स्पेक्ट्रोमीटर हम क्यों यूज करते हैं? यूज टू मेजर द कलर ऑफ मटेरियल. ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर चीज का अगर हमको कलर पता करना है तो हम स्पेक्ट्रोमीटर यूज करते हैं. एक्सरेज में हमको सिर्फ फ्रैक्चर्स के बारे में पता चलता है. ठीक है, एक्सरे टेल्स अस अबाउट फ्रैक्चर्स. ठीक है, तो एक्सरे भी हमारा आंसर नहीं होता. आवर आंसर इज डेक्सा स्कैन, दैट इज ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टियोमेट्री. ठीक है, ये कौन सा स्कैन होता है? इट इज अ स्कैन विच इज यूज टू कैलकुलेट द बोन मिनरल कंटेंट. बोन के अंदर जो मिनरल कंटेंट है वो कैलकुलेट कैसे होता है? बाय डेक्सा स्कैन, दैट इज ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टियोमेट्री. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. वॉटन्स जेली इज फाउंड इन. वॉटन्स जेली कहाँ फाउंड होती है? यस, इट इज इन अम्बिलिकल कॉर्ड. वेरी इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक ऑफ सुपरविजन. ठीक है, सुपरवाइजर्स होते हैं हमारे, सुपरविजन के लिए उसकी टेक्निक कौन सी होती है? परसेप्शन, रीएश्योरेंस, इमोशंस या फिर वैल्यूज. जो सुपरविजन होगा उसकी टेक्निक क्या होगी? ठीक है, देखिए टेक्निक ऑफ सुपरविजन में आते हैं कुछ पॉइंट्स. फर्स्ट आता है इंडिविजुअल एंड ग्रुप कॉन्फ्रेंस. इंडिविजुअल एंड ग्रुप कॉन्फ्रेंस. ठीक है, एक आता है सुपरविजन ऑफ मेकिंग प्रोसीजर, सुपरविजन ऑफ नर्सिंग प्रोसीजर्स, रीएश्योरेंस, इंसिडेंटल टीचिंग, ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट एंड रेटिंग स्केल एंड रिटन पॉलिसीज. टेक्निक ऑफ सुपरविजन में क्या क्या आता है? देखिए, इंडिविजुअल एंड ग्रुप कॉन्फ्रेंसेस, रीएश्योरेंस, ठीक है, देन आता है रिटन पॉलिसीज, ओके, देन इसमें आता है हमारा इंसिडेंटल टीचिंग, और एक आता है दैट इज दिस अपना रेटिंग स्केल और चेकलिस्ट जो है. ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक ऑफ सुपरविजन? इट इज रीएश्योरेंस. Which of the following is a technique of supervision? Reassurance. But other techniques कौन सी होती है? Again I am repeating, individual and group conference, reassurance, written policies, incidental teaching या फिर rating और checklist. Okay, next question. The Japanese have adapted the principle of human relationship theory, which is also known as. ठीक है, human relationship की थेरी जो कि जापानीज ने अडॉप्ट किया था वो थेरी कौन सी होती है? दैट इज थेरी नंबर जेड. ठीक है, इट इज जेड थेरी. अब ये जेड थेरी क्या होती है? देखो, फर्स्ट थिंग जो जेड थेरी है, इट इज थेरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन,
ऑल्सो कॉल्ड एज जापानीज मैनेजमेंट. ठीक है. ठीक है. The Japanese have adapted the principle of human relationship theory, which is also known as theory number Z. These are the theories of human motivation, जो कि Japanese management ने. ठीक है. Also called as Japanese management. Plato is known as the father of. प्लेटो किसका फादर है? आइडियलिज्म का, रियलिज्म का, नेचुरलिज्म का, या फिर प्रेगमेटिज्म का? सी, आइडियलिज्म का जो फादर है दैट इज प्लेटो, जो हमारा करेक्ट आंसर है. ठीक है, इट इज प्लेटो. हु इज द फादर ऑफ रियलिज्म? इट इज एरिस्टोटल. हु इज द फादर ऑफ नेचुरलिज्म? इट इज जे रोसियो. Who is the father of pragmatism? It is Charles Sanders Peirce. Charles Sanders Peirce. Okay, so Plato is known as the father of idealism. Realism के father होते हैं एरिस्टोटल. नेचुरलिज्म के father होते हैं जे रोसियो. ठीक है, एंड pragmatism के होते हैं चार्ल्स सैंडर्स पियर्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रोफोब्लास्ट फॉर्म द. यस, ट्रोफोब्लास्ट क्या फॉर्म करता है? इट ऑलवेज फॉर्म्स द प्लेसेंटा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ सम ऑफ सिलेक्टेड एक्सपीरियंस planned by a school for a defined group of students to attain the aims of a particular educational program is called. देखिए, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है सम ऑफ सिलेक्टेड एक्सपीरियंस. ठीक है, सिलेक्टेड एक्सपीरियंस का एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है. प्लान किसने किया है? स्कूल ने. फॉर अ डिफाइंड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए एक प्लान बनाया गया है. ठीक है, थॉरो स्टडी का. ठीक है, एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए. तो इसे हम क्या कहते हैं? इट इज करिकुलम. ठीक है, करिकुलम क्या होता है? एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट. ठीक है, जो कि सिलेक्टेड एक्सपीरियंसेस से उन्होंने प्लान किया है. ठीक है, डिफाइंड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए. सिंपल कहे, अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर अ डिफाइंड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो उसको क्या कहते हैं? करिकुलम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीटल मूवमेंट्स बिगिन एट. यस, फीटल मूवमेंट कब बिगिन होता है? 16 वीक्स टू 20 वीक्स, और इसको हम क्या कहते हैं? क्विकनिंग. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी रिसर्च ट्रेडिशन within anthropology that provides a framework for studying the meanings, patterns and experiences of a defined cultural group in a holistic fashion. ठीक है, ऐसा कौन सा स्टडी है जो कि प्राइमरी रिसर्च ट्रेडिशन है? ठीक है, प्राइमरी रिसर्च ट्रेडिशन है, प्राइमरी रिसर्च ट्रेडिशन विद इन एंथ्रोपोलॉजी. ओके, एंथ्रोपोलॉजी दैट प्रोवाइड्स a framework for study the meanings, pattern, experiences of defined cultural group in a holistic fashion is ethnography. ठीक है, ऐसी स्टडी को क्या कहा जाता है? इथनोग्राफी. इथनोग्राफी. और इसको और क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे स्टडी करते हैं. सी, which of the following, that is ethnography, is a primary research tradition within anthropologists that provides a framework for studying the meanings, pattern, एक्सपीरियंसेस ऑफ डिफाइंड कल्चरल ग्रुप इन अ होलिस्टिक फैशन. ठीक है, एक होलिस्टिक अप्रोच की तरह जो रिसर्च स्टडी कंडक्ट की जाती है बाय द एंथ्रोपोलॉजिस्ट इज इथनोग्राफी. ठीक है, फिनोमेनोलॉजी में क्या होता है? एक क्वालिटेटिव रिसर्च है, एक फिनोमेना यहाँ पे लगाया जाता है. सर्वे स्टडी, जैसे कि सर्वे किया जाता है इम्यूनाइजेशन का. ठीक है, देन ग्राउंडेड थ्योरी, इट इज अ रिसर्च इंडक्टिव रिसर्च अप्रोच in which a theory is developed based on data. grounded theory में क्या है ना, जो theory है वो completely data based रहेगी. सर्वे स्टडी इज रिलेटेड टू सर्वे. सर्वे में जो आपने डाटा कलेक्ट किया अकॉर्डिंग टू दैट. फिनोमेनोलॉजी में यू विल अप्लाई अ फिनोमेना एंड अकॉर्डिंग टू दैट फिनोमेना यू विल डू और कंडक्ट दैट रिसर्च. बट इथनोग्राफी में क्या होता है? जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाएंगे जिसमें कि मीनिंग्स, पैटर्न्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ कल्चरल ग्रुप एक हॉलिस्टिक अप्रोच में स्टडी किया जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द टाइप ऑफ पेल्विस मोस्ट फेवरेबल फॉर वजाइनल डिलीवरी इज. यस, इट इज
गायनोकॉइड पेल्विस, ठीक है। गायनोकॉइड पेल्विस जो है वो मोस्ट फेवरेबल होता है नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के लिए, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, अ स्टेटमेंट ऑफ रिसर्चर एक्सपेक्टेशंस अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल नंबर इन्वेस्टिगेशन इज रिसर्च डिजाइन, ठीक है। रिसर्च डिजाइन को हम क्या कहते हैं, अ स्टेटमेंट, ठीक है, ऑफ रिसर्चर एक्सपेक्टेशंस अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल अंडर इन्वेस्टिगेशन। जो भी स्टडी आप कंडक्ट कर रहे हैं उसका जो स्टेटमेंट बनता है जिसमें रिसर्चर के एक्सपेक्टेशन होते हैं, रिलेशनशिप होता है बिटवीन द वेरिएबल एंड इन्वेस्टिगेशन। एग्जाम्पल, सॉरी, इट इज अ रिसर्च डिजाइन। अगर एग्जाम्पल हम देते हैं, सो वी कैन से कि अ कंपैरेटिव स्टडी, ठीक है। कंपैरेटिव स्टडी का एक एग्जांपल लेते हैं, वी आर कंपेयरिंग टू वेरिएबल्स, ठीक है, ऑनलाइन वर्सेस क्लासरूम क्लासेस एट द टाइम ऑफ कोविड, ठीक है। ये भी हम कर सकते हैं कंपैरिजन की, ऑनलाइन क्लासेस अच्छी है बच्चों के लिए या फिर क्लासरूम क्लासेस जो है वो अच्छी है बच्चे के लिए, किसका बेनिफिट ज्यादा है। उसमें कॉन्स एंड प्रॉन्स जो है वो दोनों के निकलेंगे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो दो वेरिएबल्स हो गए, दोनों वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ऐसे को जब हम उसको डिफाइन करेंगे जिसमें रिसर्चर के एक्सपेक्टेशंस भी रहेंगे, दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप भी रहेगा, इससे रिसर्च डिजाइन, ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, रिसर्च डिजाइन, ओके। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। इन बिटवीन माई पेन स्टार्टेड to make a problem for all of us. It was not working and if I was try to write, actually वो बहुत ही slanting phase में जा रहा था, extremely sorry for that, ठीक है। But I hope this video will be helpful for all of you for the upcoming exam and extremely sorry for inconvenience. Thank you everyone for your cooperation.